सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आनंद मार्ग में। आनंद मार्ग जिसमें मौजूद है संपूर्ण जीवन का दर्शन, वो दर्शन जो आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। आप इस दर्शन को जान सकते हैं। आनंद मार्ग को जानने की प्रक्रिया लगातार जारी है और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अगर आप भी आनंद मार्ग के लक्ष्यों से परिचित होना चाहते हैं, आनंद मार्ग को जीवन में उतारना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस संस्था से जुड़कर लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें आडंबर नहीं है, ये आपके जीवन की सच्चाई से आपको रूबरू कराता है। ऐसा मार्ग है आनंद मार्ग। तो आप समझ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों, जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल करना होगा, आचार्यों से मिलना होगा, जानना होगा किस तरह से आपको लाभ मिल सकता है, पहचानना होगा अपने आप को और अपने लक्ष्य को निर्धारित करके करनी होगी समाज की सेवा। जो समाज आज भ्रष्टाचार के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उस भ्रष्टाचार को किस तरह से खत्म किया जा सकता है और एक बार फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। दर्शकों, जल संकट एक ऐसा संकट है जिसे आप सब जानते हैं। आजकल हालांकि हमें जल मिल तो रहा है, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा हो। कहीं ना कहीं वो जल दूषित हो चुका है और अगर इसी तरह से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें पीने के लिए पानी नहीं होगा। इस संकट को किस तरह से समझा जा सकता है और क्या इसके बारे में आनंद मार्ग के प्रवर्तक गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने भी कुछ बातें कही हैं। ये बातें हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, जल संकट की अगर बात की जाए तो क्या आनंद मार्ग में भी ये बातें, हाँ, जो आनंद मार्ग के गुरु हैं, प्रवर्तक हैं भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, उन्होंने भी क्या इस पर अपनी कोई राय जाहिर की है? जी, आज गुरुदेव भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जल संकट समाधान और मनुष्य जीवन के ऊपर में प्रकाश डालना चाहूंगा। जी। वाटर हार्वेस्टिंग, इट्स मैनेजमेंट एंड द ह्यूमन लाइफ। एक समय था जब धरती पर बिल्कुल नीरवता थी, धरती पर कुछ नहीं था, महाशून्य से धरती गुजर रही थी। धीरे धीरे कार्बन एटम्स के प्रोटोप्लाज्मिक सेल से फ्यूजन होने की वजह से धरती पर जल आया और जल से जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ। जी। आज भी धरती पर, धरती का 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा स्थल है। लेकिन अवस्था यह है कि आज मनुष्य अपनी आदतों से नदियों का जल, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, चीन की पीत नदी, रशा की वोल्गा, अमेजन नदी, इंग्लैंड की टेम्स, नील नदी, ये सब बुरी तरीके से प्रदूषित हो गई है और धरती का ऊपर का हिस्से का जल बिल्कुल दूषित हो गया है। कहते हैं कि दोनों ध्रुवों को छोड़कर कहीं जल बचा नहीं जो आदमी के प्रयोग में लाने लायक हो। आगे आने वाले समय में आदमी को खाने के लिए भोजन तो होगा, लेकिन पीने के लिए जल नहीं होगा। बिल्कुल। और आलम यह है कि शरीर का हमारा 72% 72% जल है। जल की थोड़ा सा कमी होने पर, डिहाइड्रेशन होने से हमारी अवस्था क्या हो जाती है, सारे ऑर्गन्स हमारे फेल होने लगते हैं। जी। इसलिए हमारे शरीर में भी जल ही जल है। इसलिए ऐसी अवस्था में हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में जमुना पार करने के बाद उसकी दुर्दशा तो रोज देख करके आंसू आते हैं, लेकिन जब जमुना पार किया
तो एक होर्डिंग देखा, हार्वेस्ट रेन वाटर। हमको बड़ी खुशी हुई कि अब जागृति पैदा हो रही है, सरकार भी इसके प्रति काफी जागरूक है। लेकिन आवश्यकता है कि हम समझें कि जल को पोल्यूट न करें और जल को हम बचाएं पीने वास्ते, अपने जीने वास्ते। जी। ये हमारी आदतों का नतीजा है कि हमारी धरती पर ये अवस्था हो गई है, धरती एकदम सूखी होती जा रही है। इसके दो प्रकार के कारण हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कारण हैं और प्राकृतिक। मनुष्य के कारण है, हमने धीरे धीरे पेड़ों को खत्म किया, जंगल खत्म किया। जी। पेड़ हम जानते हैं कि बादलों को, रेन क्लाउड्स को अटैक करके धरती पर रेन करते हैं। भारतवर्ष में बंगाल की खाड़ी से मॉनसून क्लाउड्स चल के मगध के जंगल में आकर्षित होकर के वहीं से वर्षा शुरू हो जाती थी। जी जी। अब पूरे राजस्थान तक वर्षा करते हुए, और अरब के सागर में बादल जब पहुंचते थे उसमें रेन ड्रॉप्स नहीं रहते थे। मनुष्य ने धीरे धीरे मगध का जंगल खत्म कर दिया। मगध का जंगल खत्म होने की वजह से बंगाल की खाड़ी से जो मॉनसून क्लाउड्स चलते हैं, तो चूंकि रुकने की कोई जगह नहीं है, इसलिए वो सीधे जाकर कहीं रोक टोक के बगैर अरब सागर में वो वर्षा कर देते हैं, और पूरा का पूरा भारत हमारा रेगिस्तान होते जा रहा है। जी जी। तो इसका दो कारण हो रहा है। रेन क्लाउड्स बढ़ने से बंगाल की खाड़ी का पानी जी। अधिक सॉल्टी होते जा रहा है, अधिक नमकीन होते जा रहा है, और अरब सागर में अधिक वर्षा होने से उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। आचार्य जी, अगर हम जल को जीवन से जोड़ के देखें, जल को जीवन की संज्ञा दी गई है, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं उस जल को प्रदूषित करने में हमारा हाथ है और खुद हम अपने जीवन को अपने हाथों से ही समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है। जी। हमने इस औद्योगिक सभ्यता में जितने नाले हैं, जितने कचरे हैं उद्योग के, वो सब नदियों में हम उसको छोड़ रहे हैं। होना चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाइए, तब जाकर के आप इंडस्ट्री चलाइए, लेकिन वो सब करते नहीं है। भ्रष्टाचार की वजह से ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगता और हम नदियों को पोल्यूट करते जा रहे हैं। मैं ये कह रहा था, इसके पहले मैं इस पर आऊंगा कि नेचर की ओर से एक ऐसी अपनी साइकिल है कि नेचर ने रेल साइकिल को बनाने के लिए एक अपनी व्यवस्था रखी है। वो क्या है? धरती पर जगह जगह मरुभूमि है, डेजर्ट है। मरुभूमि की हालत यह है कि जब हवा गर्मी से, धूप से गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और आसपास से हवा उसको भरने के लिए वहां आती है। इसकी वजह से एक विंड की साइकिल बनती है, इससे वर्षा होती है। बेचारा रेगिस्तान अपने सूखा रखकर आसपास वर्षा कराता है। इसी थियरी के आधार पर विश्व के अलग अलग जगहों में रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान बदलते रहते हैं। आज भारत में 5-6 साल पहले अखबारों में खबर थी कि जैसलमेर में मलेरिया फैल गई, क्योंकि वहां वर्षा हुई, पानी का ड्रेनेज नहीं है, वहां मलेरिया का प्रकोप हो गया। जहां नेशनल बास्टर्ड, जिस चिड़िया को कहते हैं गोडावण, फोकलोर में है कि 200 मील से जाकर के पानी ला करके अपने बच्चे को पिलाती थी। जहां इतना सूखा था वहां वर्षा होने लगी। और महाराष्ट्र, आंध्र और मैसूर का एक हिस्सा रेगिस्तान बनते जा रहा है। तो धरती पर कहीं न कहीं रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान बदलता रहता है, ये साइकिल बदलती रहती है, नेचर का अरेंजमेंट है। तो हम जंगल काटकर धरती को रेगिस्तान बना दिया, क्योंकि पेड़ों की जड़ों से में पानी रुक के रहता है, और सूखे मौसम में पेड़ धीरे धीरे उस जल को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से नमी बनी रहती है। हमने दूसरा काम क्या किया? डीप बोरवेल बोर किया। इसकी वजह से नीचे का पानी हम निकालते जा रहे हैं, उसमें गड्ढे होते जा रहे हैं। इसके बाद है माइनिंग, कोयला निकालते हैं धरती के नीचे से, पेट्रोलियम निकालते हैं। नियम यह है कि जितना हम कोयला निकालें उतना बालू भर दें, ताकि धरती खोखली नहीं हो। वैज्ञानिकों ने ये भारत को सावधान किया है कि बोकारो झरिया ये हिस्सा ये दबने जा रहा है, ये बहुत बड़ा लेक हो जाएगा, क्योंकि
जहां हमको बालू भरना चाहिए उस पैसे को बचा लिया लोगों ने। तो जो दबेगा वो हिस्सा, तो पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा पूरा नीचे आ जाएगा, बिल्कुल नीचे से धरती खोखली पड़ी है। तो माइनिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डीप ट्यूबवेल की वजह से हमने धरती को सूखा कर दिया। बिल्कुल। इसलिए धरती का लेवल सूखा होते जा रहा है, और जो पेड़ पौधे हैं, चूंकि वाटर टेबल डाउन होने की वजह से जी जी, पेड़ों को जल नहीं मिलता, इसलिए पेड़ सूखते जा रहे हैं। पेड़ सूखते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पानी खत्म होते जा रहा है और जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है। शिवालिक हिल्स में, फुट हिल्स में, पठानकोट जी, के जी। पार से लेकर के और नेफा तक जी जी, आप देखेंगे लाखों और करोड़ों की संख्या में शीशम के पेड़ सूख रहे हैं। जी जी, ये बहुत ही दर्दनाक अवस्था है। भारत से आकाश से गिद्ध गायब हो गया, जी जी। और शीशम के पेड़ जो रेन क्लाउड को अट्रैक्ट करता है वो वो सूख गया है। चलिए आचार्य जी, हमारी चर्चा बहुत ही अच्छी चल रही है, हमारे दर्शक भी इसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि जल हमारे लिए जीवन है। हमारी दैनिक क्रियाओं का संचालन उन जल के द्वारा ही होता है। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब कहीं भी जल नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे इस जल को बचाया जा सकता है। इस जल को आप संगठित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, लेकिन इस बातों को समझने की कोशिश कीजिए। समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. Camp Office Madhu Manjusha, Hehal, Ratu Road, Ranchi 834005, Jharkhand. Phone numbers 06512511387, 09431103725. Delhi Office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923. के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आनंद मार्ग में। आनंद मार्ग के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जल संकट को। जल संकट के कारणों पर हमने प्रकाश डाला है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ये आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं, और क्या सावधानियां हैं, जिन सावधानियों को अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो इस जल संकट से बचा जा सकता है। आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, जल संकट के कारणों पर आप प्रकाश डाल रहे थे, और कौन कौन से कारण हैं जो हमें प्रतीत होते हैं, नजर आते हैं?
दूसरा कारण है समुद्र के ऊपर लो प्रेशर बनना, जी। उससे भी वर्षा नहीं होती है, उससे जल संकट होता है। और तीसरा कारण है किसी आकाशीय पिंड, कॉमेट्स, नेबुलाज, गैलेक्सीज का एंगुलर मूवमेंट। क्योंकि पुच्छल तारा ये कॉमेट्स है, इसका मूवमेंट आज तक वैज्ञानिक इसको स्टडी नहीं कर पाया है। जी। ये अचानक अपीयर हो जाते हैं, इसके आने की वजह से रेन क्लाउड्स बनते नहीं है, उससे भी सूखा पड़ जाता है धरती पर। तो जो पहला कारण है जंगल का अभाव, पेड़ पौधों का अभाव, ये तो मनुष्य निर्मित है, इस पर हम कर सकते हैं कुछ। लेकिन दूसरा लो प्रेशर और ग्रहों का या कॉमेट्स का जो एंगुलर मूवमेंट है, उस पर प्रकृति का ही कंट्रोल होगा, उस पर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये एक गुरुदेव का कहना है जी। कि इस कॉस्मस को, इस ब्रह्मांड को परमात्मा की शक्ति माइक्रोवाइटा, इसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। ग्रहों के चाल को ये माइक्रोवाइटा पॉजिटिव और नेगेटिव ये कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर आदमी सात्विक होगा, विचार पॉजिटिव होगा, तो इस कॉस्मस से पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को अटैक करेगा और उससे ग्रहों की चाल में भी फर्क पड़ेगा और धरती पर हम एक सात्विक वातावरण बनाए रख सकते हैं। इसलिए जो ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल हमारे हाथ में। पहले कारण की अगर बात की जाए आचार्य, तो आपने कहा कि मनुष्य ही दोषी है कहीं ना कहीं जल संकट के लिए। अब और जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपके द्वारा ये समझने की कोशिश करना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी सावधानियां हैं, अगर वो बरतते हैं, अब से भी अगर आप ध्यान देते हैं, तो ये जल संकट नहीं रहेगा, ये जल संकट दूर हो सकता है। लेकिन सावधानियों को समझना बेहद जरूरी है। तो आचार्य जी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जल संकट को दूर किया जा सकता है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो बरती जा सकती हैं कि हमें ऐसा दिन देखना ही ना पड़े। इसमें 2-3 सावधानियां रखनी पड़ेगी। एक तो कि हमको वाटर मैनेजमेंट सीखना होगा। हम ब्रश करते हैं, नल खुला रहता है, इसलिए जितना पानी प्रयोग कर रहे हैं उससे कम पानी में हम जीना सीखें। नहाने के टाइम में भी बहुत मिसयूज करते हैं। दूसरा, रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करें और उसको कच्चे तालाबों में उसको रखें, उसको हम सप्लाई करें पीने के लिए। और ग्राउंड वाटर को बचाएं। डीप ट्यूबवेल के द्वारा हम पानी जो ले रहे हैं उसकी रक्षा करें और जो वर्षा का पानी है उसको हार्वेस्ट करें। सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है और कच्चे तालाब बनाए जा रहे हैं। कच्चे तालाबों की संख्या अधिक से अधिक बढ़नी चाहिए जी। तीसरा है, नदियों का पानी जो समुद्र में फालतू चला जाता है, नदियां जगह हम पोल्यूटेड नहीं होंगी तो उस पानी को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पोल्यूशन से नदियों को हमको बचाना होगा और समुद्र में जो पानी जाकर के गिरता है उससे भी बचाना होगा। और धरती का जो वाटर टेबल नीचे जा रहा है, नदियों को लिंक करके, अखबारों में पीछे में पढ़ा था कि सरकार की स्कीम है नदियों को जोड़ना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। नदियों को बचाकर उसको लिंक करके उस पानी को भी हम प्रयोग करेंगे और अपनी आदत सुधारें, हम पानी को अधिक वेस्ट न करें। इन सब तरीकों से हम जल संकट से छुटकारा पा सकते हैं। और ऐसे पेड़ लगावें जो जल को रोक के रखते हैं। उन पेड़ों, वो कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कौन से पेड़ हैं जो जल संकट को? शिरीष है, शीशम है, नीम है, फलदार पेड़ हैं, ये अपनी जड़ों में जल को रोक के रखते हैं। दूसरा, क्रॉप ऐसा ना लगाएं, फसल ऐसा ना लगाएं जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता है। जैसे हिंदुस्तान में 6 प्रकार का क्रॉप जोन है जी। जो क्रॉप जोन है वहां पर वही फसल लगाना। जैसे पंजाब गेहूं के लिए, धान के लिए नहीं, तो लेकिन पंजाब फॉरेन एक्सचेंज के लालच में आज बासमती उगा रहा है और अभी तो खुशी मना रहा है। लेकिन जिस पंजाब में गाय और बैल के चलने से नीचे से पानी निकल जाता था, वहां वाटर टेबल बहुत डाउन होते गया, ये डीप ट्यूबवेल के चलते, क्योंकि हम वहां पर धान उगाना शुरू कर दिया। जी जी। इसलिए पंजाब से धान उगाना बंद करना पड़ेगा, वो गेहूं का इलाका है। और जहां रबी की फसल में जो हम गेहूं में इरिगेशन करते हैं, उसमें ऐसी फसल लगा जैसे चना है, जौ है, जिसमें कम पानी की आवश्यकता है। इसलिए कम पानी से जो खेती हो सकती है उसका हम उपयोग करें। सब्जी की खेती में अधिक पानी लगता है, लेकिन सब्जी में भी कुछ ऐसी खेती है जिसमें पानी के लिए कम आवश्यकता पड़ती है, जैसे परवल है। जी। तो आनंद मार्ग
में गुरुदेव ने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत कुछ कहा है। क्रॉप रोटेशन है, उनकी इंटरक्रॉपिंग है। हम अलग से एक सीरियल में इस पर प्रकाश डाल करके अपने व्यूअर्स को हम एजुकेट करने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार की खेती से हम खुशहाल हो सकते हैं और जल से हम संकट को भी दूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम को जागरूकता हो जाए, हम जान ले कि जल को हम कैसे बचावें, क्योंकि श्रुति में कहा है माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्या। तो इस धरती को, जिस धरती के हम पुत्र हैं, उस पर हम अत्याचार करते जा रहे हैं। जी जी। धरती का नाम एक क्षमा भी है, वो हर चीज माफ करती है। बिल्कुल। हम हर गंदगी इसमें डाल देते हैं, लेकिन हम भूले नहीं कि हमको रहना इसी पर है, इसी धरती पर। इसलिए इस माँ का गोद गंदा न करें। अगर गंदा है तो हमको बैठने की जगह नहीं होगी। इसलिए जल संकट से छुटकारा पाने के लिए हमको अपनी आदतों में सुधार करना होगा और नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होगा। केवल भारत का नहीं, इस धरती का नहीं, पूरी नेचर का इको बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि इस पूरे कॉस्मस का एक प्रवाह, उसके लिए होगा हमारा जितना पॉजिटिव थिंकिंग होगा, उससे पॉजिटिव माइक्रोबायोटा को हम अटैक करेंगे और इस धरती को हम अपनी आदतों में सुधार करके और एक दिन स्वर्ग इसको बना सकते हैं। बिल्कुल। धरती पर स्वर्ग उतारने की आवश्यकता नहीं, इस धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अगर आप इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, ये स्वर्ग आपके हाथों से ही निर्मित हो सकता है। लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जल संकट एक ऐसी समस्या है कि अगर ऐसी परिस्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। हमारी परेशानियां खत्म नहीं होंगी, हमारी बल्कि परेशानियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि जल से ही आपकी सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। आप दैनिक जो भी कार्य हैं वो जल से ही संपन्न करते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा दिन आता है जब आपको लगता है कि आपके पास पानी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में चारों तरफ से अंधकार छा गया है, कुछ हो ही नहीं पाता है। तो इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आदतों में परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। आनंद मार्ग से जुड़ सकते हैं, आप जागृति प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, आचार्यों से मिलिए, इस मार्ग को समझने की कोशिश कीजिए, जीवन दर्शन में उतारने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य यही है, आनंद मार्ग का भी उद्देश्य यही है कि आप अपने सही लक्ष्य को पहचानें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। आचार्य जी, आपने कहा कि आदतों में सुधार करना चाहिए। जनरली की बात की जाए तो आज मैं रास्ते से ही चलते हुए आ रही थी, मैंने एक आदमी को देखा कि वो अपने घर को उसने साफ कर दिया और घर का जो बाहर का कूड़ा है वो उठाकर एक नाले में डाल दिया। तो ये कहाँ तक सही है? अपने घर को तो साफ कर दिया, हमने अपने घर को साफ कर दिया और उस नाले में जाकर कूड़े को डाल दिया। वो नाले का पानी बहकर जब कहीं जाकर नदी में गिरेगा, हिंडर नदी या फिर आसपास की जो नदियां वहां जाकर गिरता है, तो किस तरह से देखा जा सकता है? इसलिए घर में कूड़ादान रखें और उस कूड़ा को उठा करके ऐसी जगह पर डालें, धरती में गाड़ दें या उसे खाद बनाएं, उससे गैस बन सकता है। इसलिए घर में कचरे के लिए 2 कंटेनर रखें। एक तो है जो ऑर्गेनिक है जी, उसको हम खाद में बदल देंगे, दूसरा इनऑर्गेनिक है, उसका भी डिस्पोजल का सिस्टम है, उसका हो सकता है। लेकिन ये कतई भी हम नाले में उस कचरे को ना डालें, गंदगी अपनी नाले में ना डालें और नालों को नदियों से ना जोड़ें। इस प्रकार की आदत से हम जल को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और आने वाले भविष्य के संकट से अपना समाधान कर सकते हैं। चलिए, वाकई बहुत अच्छी हमारी चर्चा रही और जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे होंगे, दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है, आपको उन बातों के प्रति जागृत करना जो आप नहीं जानते हैं, उन बातों के प्रति समझाना जो आपको पता तो है ये बातें ऐसी ही होती हैं, लेकिन उन बातों के विषय में आपको ज्ञान नहीं प्राप्त है। तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। आचार्य जी का सानिध्य हमें लगातार मिल रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आचार्य जी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आगे भी इस कार्यक्रम से हम आचार्य जी से मिलेंगे, आचार्य जी से ज्ञान प्राप्त करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें अपने जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा, और जितनी भी बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।